Good afternoon everyone. My name is Professor Narendra Kumar from CSE डिपार्टमेंट एक्सिस कॉलेज कानपुर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था, हमने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन बताई थी, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज बताई थी और उसमें उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए थे। और उसके ब्याह पर हमने आपको यूडीपी प्रोटोकॉल भी बताया था। और अब हम बात करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल की। टीसीपी प्रोटोकॉल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और मतलब कहने का मतलब ये कनेक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे जब मैंने आपको यूडीपी प्रोटोकॉल बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी में क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ऑन डिमांड बेसिस पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जैसे ही कनेक्शन सारा डेटा सेंड हो जाता है हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है कि मेनली काम करता है कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिस पे। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों कनेक्ट रहते हैं, 24/7 कनेक्ट रहते हैं। और जब इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है तब ये एक्टिव मोड पे आ जाते हैं, और अगर कनेक्शन को यूज नहीं करना होता तो ये रियल और आइडियल मोड पे रहते हैं, लेकिन लिंक बना रहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सेंड नहीं हो रही होती। लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या था कि जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम लिंक बनाते थे। जैसे लिंक बनाने के बाद में हमने सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद में हमने लिंक को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या है, हमें फ़ायदा होता है क्या कि हमारी जो एनर्जी है, जो पावर कंज्यूमशन है, वो हमारी कम होती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, आप सभी को पता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। कौन कौन से, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। इन दो प्रोटोकॉल के बिहाफ पर भी अदर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ किए जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि आपको कनेक्शन बना रहता है बिटवीन बोथ एंड्स। बिटवीन बोथ एंड्स मतलब कहने का मतलब ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में लिंक बना रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, वहाँ पर यूडीपी में भी क्या था कि सोर्स जो पोर्ट एड्रेस था, पोर्ट नंबर था, पोर्ट एड्रेस था, वो कितने था, 16 बिट का। इसमें भी 16 बिट का रहेगा। यहाँ पर भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एड्रेस जो है वो भी 16 बिट का रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और टर्म यूज होती है जो कि यूडीपी प्रोटोकॉल में नहीं होती है। यूडीपी प्रोटोकॉल में कौन कौन सी होता है, एक तो ये यूज होता है, डेस्टिनेशन यूज होता है, दूसरा चेकसम यूज होता है, और उसमें आपका जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो टोटल लेंथ, जो डेटा की लेंथ है वो डिपेंड करती है, वो 16 बिट की होती है। अदरवाइज ये उससे डिफ्रेंशिएट करता है और कुछ टर्म्स यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एड ऑन होता है अदर देन द यूडीपी प्रोटोकॉल, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। अब क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो वहाँ पर रिक्वेस्ट रिप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि यूज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करके उसको रिप्लाई करता है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का भी यूज होता है। अब देखो यहाँ पर 4 बिट की हेडर लेंथ होती है। ठीक है, रिजर्व 6 बिट जो है हमने फ्यूचर रिजर्व रख रखे हैं, और उसके बाद में ये जो टर्म्स हैं ये आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। जैसे फिन हो गया, फिनिश करने के लिए कि हमने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट किया और रिसेट किया, और सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, 16 बिट की हमने क्या की, विंडो साइज ले ली, और अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट, चेकसम 16 बिट, और ये ऑप्शन पैडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके टीसीपी प्रोटोकॉल में यूज होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो टीसीपी प्रोटोकॉल के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात ये स्ट्रीम डेटा ट्रांसफ़र। क्यों, क्योंकि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड।
कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो पैकेट ड्रॉप रेशियो है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, ठीक है। और इसमें डेटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। रिलायबिलिटी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, और कनेक्शन ओरिएंटेड है तो पैकेट ड्रॉप होगा नहीं, और अगर कोई भी एरर होती बहुत मिनिमल एरर होगी, और फ्लो कंट्रोल भी बना रहेगा। फ्लो कंट्रोल भी अच्छा रहता है इसका। और सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होता है। लॉजिकल कनेक्शन बनता है जब इसमें कभी कभी ये कनेक्शन लेस का भी, अगर हम वायरलेस टर्मोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी टर्मोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी वर्क करता है, ठीक है। और टर्मोलॉजी कौन सी यूज़ करता है, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो मेरी दूसरी वीडियो देखिए, उसमें आपको ये टर्म मैंने ईजी टू ईजी तरीके से आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिंप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर में इंफॉर्मेशन सेंड होती है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओनली यूनि डायरेक्शन में। सेंडर ए इसको सेंड कर सकता है, लेकिन बी इसको सेंड नहीं कर सकता है, बी इसको सेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सिंप्लेक्स मोड हो गया। अब अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं, जैसे वॉकी टॉकी, तो इसमें अगर ए जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा तो बी रिसीव करेगा, ठीक है। और जब बी इंफॉर्मेशन ए को सेंड कर रहा होगा तो सिर्फ ए सुनेगा, ठीक है। बोथ टर्मिनल में एट ए सेम टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सेम टाइम पे ए भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है इंफॉर्मेशन और बी भी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, हम अगर कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बोल भी सकते हैं और रियल टाइम में उसी टाइम पे हम सुन भी सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का यूज हो रहा है। ये सिंप्लेक्स का है, ये हाफ डुप्लेक्स का है और ये फुल डुप्लेक्स का है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब ये है कि हमने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है तो हमने क्या किया, पहले लिंक बनाया, लिंक को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद में इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया, और इंफॉर्मेशन सेंड जैसे ही हो गई हमने ये चेक किया कि वेदर देयर इज़ एनी एरर और नॉट। अगर एरर है तो हम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से उसको दोबारा से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जैसे ही फुल डेटा ट्रांसफ़र हो गया हम क्या करेंगे, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पर इस्टेब्लिश कनेक्शन, हमने कनेक्शन को बना लिया किसके बिहाफ पर, टीसीपी के बिहाफ पर, और डेटा को हमने एक्सचेंज कर लिया बोथ डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमने डेटा को, जो कनेक्शन था उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है तो आपको, वैसे तो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया हुआ, अगर नहीं आता है तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। कैसे, सोर्स एड्रेस क्या है, 16 बिट का होता है। इसमें इंफॉर्मेशन किसकी होती है, सोर्स कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है। डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि जो डेस्टिनेशन, जो रिसीवर है उसके, उस कंप्यूटर की या सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है, जो 16 बिट का होता है। सीक्वेंस नंबर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पे सेंड हो रही है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जो भाई सिंपल सी बात है, हम पूरा का पूरा डेटा एक साथ तो भेज नहीं सकते हैं, हम उनको पैकेट्स की फॉर्मेट में सेंड करेंगे, और पैकेट बड़े साइज़ का तो नहीं होता है, छोटे छोटे साइज़ का होता है। तो हम, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम उसको डिवाइड करके, फ्रेगमेंट करके फिर उसको सेंड करते हैं, और रिसीवर साइड पे उसको दोबारा से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ये टर्म्स हो, इसलिए सीक्वेंस नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सीक्वेंस नंबर मिस हुआ तो डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, और वो सीक्वेंस नंबर के से मैच नहीं करेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, देखो शायद आपको आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। देखो सिंपल से यहाँ पे बता देता हूँ। होता क्या है कि आपके पास में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर साइड है और रिसीवर साइड है। सेंडर साइड और रिसीवर साइड। सेंडर ने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट किया,
कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। सपोज मान लो आप यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने ब्राउज़र ओपन किया और यूट्यूब को ओपन किया, उसमें आपने बोला कि मुझे इस मूवी का नाम, आपने मूवी का नाम टाइप किया और डायरेक्टली आपने एंटर किया। तो जैसे ही आपने मूवी का नाम लिख के और एंटर किया, मतलब आपने रिक्वेस्ट की उसको। अब रिक्वेस्ट करने के बाद में ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा ACK, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपको यही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको वो मल्टीपल शो में दिखा देता है कि आपको जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट होता है वो आपको शो करा देता है, और आपको रिप्लाई के टर्म पे आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। हेडर लेंथ की बात करते हैं तो हेडर लेंथ में क्या है कि ये 32 बिट्स वर्ड्स के बेसिस पे होता है, और मिनिमम साइज़ कितना होता है, 5 वर्ड। मिनिमम साइज़ 5 वर्ड्स होता है और मैक्सिमम साइज कितना होता है, 15 वर्ड्स होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। और TCP हेडर की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो साइज़ होता है वो 60 बाइट तक चला जाता है, जबकि मिनिमम कितना होता है आपका 20 बाइट्स होता है, ठीक है। ये टर्म्स आपको यूज़ करने हैं। और रिजर्व की बात करते हैं, ये हमने क्या किया है, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखे हैं, तो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और कंट्रोल बिट, कंट्रोल बिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इंडिविजुअल जो भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, और सेगमेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक फ़ाइल है, तो एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं। ये फाइल है, ये बफर हो गया, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, तो हमने क्या किया, इसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट के हिसाब से हम इनको मर्ज कर लेंगे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड कन्क्वर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। ये टर्म समझें, जिससे हम कंट्रोल बेस के ब्याह पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखो कुछ और टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। कैसा, URG का मतलब क्या होता है, ये अर्जेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेगमेंट ऑफ इज अर्जेंट, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है यहाँ पर वर्कआउट होता है। ACK क्या है, एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे क्या करता है, ये वैलिडेट करता है कि आपने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी, आपने ही की थी या किसी और ने की थी, मतलब आप श्योर हो कि आपने ये इन्फॉर्मेशन सेंड की है। जो भी अगर हम इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, जो भी लेयर्स काम वर्क करती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पे जो हमने फ्रेम या पैकेट सेंड किया, जो हमने सेंड किया, जैसे अगर हम यहाँ तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पीयर टू पीयर यूज़ कर रहे होते तो हमने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की सेंडर ने, और रिसीवर को इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिली, वो क्या करेगा, अगर उसने 20 पैकेट सेंड कर दिए, उसके बाद में ये पूछेगा कि आपको प्रॉपर 20 पैकेट्स मिले या नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो कौन से सीक्वेंस नंबर का नहीं मिला है, तो वो क्या करेगा, अपने पास में बफर में सेव करके रखेगा कि हाँ ये सीक्वेंस नंबर का पैकेट मिस हो गया। तो जब फाइनल हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है, गॉट इट। ये टर्मिनोलॉजी आपका एक्नॉलेजमेंट के बेसिस होता है। अब इसके बाद बात करते हैं PSS के बीच में। तो अब ये क्या करेगा कि आपको पुश के बिहार पर काम करेगा, जो हायर थ्रूपुट देता है। कहने का मतलब ये है, ये आपको अगर चैनल की बैंडविड्थ कम है या स्पीड कम है तो उसके बिहार पर ये क्या करेगा, पैकेट्स को पुश करता है कि आपको अगर जैसे बफर साइज है, बफर साइज के अकॉर्डिंग आपको ये मैनेज करके आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेंडर हायर थ्रूपुट needed if the possible the data must be pushed with the higher throughput सेंडर के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये RST की बात करते हैं तो ये रिसेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सपोज मान लो कि हमने डेटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में जो डेस्टिनेशन था वो ऑफलाइन हो गया, मतलब कैसे भी हो सकता है, नेटवर्क चला गया हो या कुछ भी हो सकता हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हार्डवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, जहाँ से हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था वहाँ से हम उसको रिसेट कर देते हैं, हम उसको फिर वहीं से इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं दोबारा से। और अगर जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे थे उसके बीच में अगर ऑफलाइन हो गया तो हम उसी से स्टार्टिंग पॉइंट से फिर हम दोबारा से इसको सेंड करेंगे। देखो, द रिसेट बिट यूज टू रिसेट द TCP कनेक्शन,
जो कनेक्शन ऑफलाइन हुआ था, जैसे हमारा नेटवर्क डाउन हुआ तो हमने क्या किया, कनेक्शन चला गया, और जैसे ही नेटवर्क आया तो हमने क्या किया, उसको दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। और कैसे करके कि कंफ्यूज ना हो सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे, ठीक है। हम उसी सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे हमने, अगर ये एक्नॉलेजमेंट मिल गया मुझे कि 100 सीक्वेंस नंबर तक का मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, और हमने 100 से लेके 120 तक का हमने पैकेट सेंड किए, और उस ड्यूरेशन में जो रिसीवर था वो ऑफलाइन हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से दोबारा हम सेंड करेंगे। ये रीसेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन और सीक्वेंस नंबर के ब्याह पर हमेशा याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा, इसको पूरे के पूरे सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करके रखेगा कि ताकि कहीं पर भी कोई भी मिसमैच ना हो। उसको स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक के जो सीक्वेंस नंबर हैं उनको हम वो बैलेंस बना के रखेगा इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, जिसमें सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कनेक्शन को रिक्वेस्ट किया गया बनाने के लिए और कनेक्शन को कंफर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट। फिन की बात करते हैं तो फिन का मतलब होता है फाइनल, ठीक है, या फिनिश करना, कि जैसे ही इंफॉर्मेशन सारी की सारी सेंड हो गई, अगर कहीं पर विदाउट एनी एरर के सारा डेटा सेंड हो गया है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो जिन सीक्वेंस नंबर पे प्रोटोकॉल जो फिर हमारे जो पैकेट से ड्रॉप हुए थे हम दोबारा से उनको सेंड करेंगे, और सेंड करने के बाद फाइनल कर देंगे कि हाँ रिसीवर हमें बोलेगा कि सेंडर को कि हमारे पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सेंड हो गया है सक्सेसफुली, तो आप इसको कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो। तो जैसे ही टर्मिनेट की बात आएगी तो ये क्या करेगा, सेंडर हैज़ फिनिश द सेंडिंग डेटा, डेटा को फिनिश सेंड करना बंद कर देगा और कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स और यूज हो रहे हैं, जैसे विंडो साइज। विंडो साइज का कॉन्सेप्ट क्या है, साइज ऑफ विंडो को डिफाइन करता है कि कितने बिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। चेकसम आपको मैंने बता ही रखा है, ये क्या करता है, एरर डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है और सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे। अब अर्जेंट पॉइंटर क्या करता है, ये फ्लैग सेट करता है, ठीक है। जैसे URG में क्या था, ये हम फ्लैग सेट करते हैं कि अगर फ्लैग 1 होता है तो डेटा ट्रांसफ़र हो गया, फ्लैग 0 होता है तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं क्या, कनेक्शन कंट्रोल करने के लिए या डेटा कंट्रोल करने के लिए या फ्लो कंट्रोल के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्या करते हैं, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और जब भी हैकिंग होती है तो प्रोटोकॉल हैकिंग के ब्याह पर यहीं पर आपका वर्कआउट होता है, ठीक है। अब देखो कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा डिफरेंस, डेफिनेशन। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं और आपको एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है तो आपका करना क्या है कि उसके लिए एक फील्ड बनाना है कि किस फील्ड के ब्याह पर या किस टर्म्स के ब्याह पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और फिर उसके बाद में बेसिस कंपैरिजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं और कौन सा TCP हो गया और सेकेंड कौन सा हो गया, UDP हो गया, ठीक है। अब इसके ब्याह पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन के बेसिस पे करेंगे। डेफिनेशन क्या है, TCP एस्टेब्लिश वर्चुअल सर्किट फॉर द ट्रांसमिटिंग द डेटा, ठीक है। और ये क्या करता है, डायरेक्टली डेस्टिनेशन के कंप्यूटर के ब्याह विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इसको सिर्फ इतना होता है कि कनेक्शन बना और इसने डेटा ट्रांसफ़र करके फुर्सत हो गया, वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करने से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन TCP में ऐसा नहीं होता है। TCP हमेशा नॉन पर्सन को ही डेटा ट्रांसफ़र करेगा, अननोन पर्सन को नहीं करेगा, ठीक है। कनेक्शन टाइप की बात करते हैं तो ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है, गॉट इट। अब देखो स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इसकी स्लो होती है। मैंने आपको उस टाइम पे जब मैं TCP पढ़ा रहा था बताया था मैंने कि साइज़ की बात करते हैं तो UDP अच्छा होता है, TCP स्लो होता है। लेकिन अगर इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो TCP अच्छा होता है और UDP डाउन होता है, ठीक है। स्पीड इसकी स्लो होती है और इसकी हाई होती है। और रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो ये रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है,
क्यों? ऑब्जेक्ट कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए रिलायबल होता है, ठीक है, देन द यूडीपी प्रोटोकॉल। हेडर साइज की बात करते हैं तो इसमें हेडर साइज 20 बिट होता है और इसमें 8 बिट होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट किस ब्याप पर होता है कि ये वेट करता है। कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन ये फ्रेम बाय फ्रेम या पैकेट बाय पैकेट ट्रांसफर कर रहा होता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तब तक ये नेक्स्ट डेटा जो है, नेक्स्ट डेटा सीक्वेंस है, उसको सेंड नहीं करता है। जबकि यूडीपी में क्या होता है, जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ उसने डेटा ट्रांसफ़र करना सेंड कर दिया, चाहे वो पैकेट ड्रॉप हो रहा हो चाहे पैकेट ड्रॉप ना हो रहा हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें चेक करता रहता है और जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये होल्ड करके रखेगा, होल्ड एंड वेट कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो यहाँ पर इट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेटा एंड हैज़ द एबिलिटी टू रीसेंड द लॉस्ट पैकेट। जबकि ये क्या करता है, ये किसी भी तरह की एक्नॉलेजमेंट को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो डैमेज हुआ हो चाहे वो रीट्रांसमिशन फ्रेम्स हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कनेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर इनिशिएटर है और रिस्पॉन्डर है। इसने क्या किया, SYN दिया, रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट किया और इसने उस पर्टिकुलर सिंक को, ये क्या है, सीक्वेंस नंबर है। अगर आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सीक्वेंस नंबर के ब्याह पर सबसे पहले, इससे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट रिप्लाई होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट रिप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे, अगर मान लो सीक्वेंस नंबर SYN 100 to 100 करना है, ठीक है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है वो 10 सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे हो रही है कि एक बार में 10 पैकेट सेंड हो गए। फिर उसके बाद जब 10 पैकेट सेंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम 11 से 20 तक करेंगे, फिर 21 से 30 तक करेंगे, इस तरह से अप टू 100 तक चलेगा। अब देखो यहाँ पर इसने सीक्वेंस नंबर दिया और एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ हमारे पास में सीक्वेंस नंबर 1 से लेके 20 तक डेटा पैकेट जो है वो सक्सेसफुली मुझे रिसीव हो गए और आप नेक्स्ट डेटा को सेंड करें। तो इसने तुरंत एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको दोबारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उनको भी आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। दूसरा कि अगर जो कनेक्शंस है वो सर्वर इधर एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। अगर उसको जो रिसीवर है वो फुल्ली रेडी है रिसीव करने के लिए रेडी है, तब तो वो रिसीव करेगा। अगर रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, जैसे मैंने एक कंडीशन बताई थी कि स्पेस उसके पास कम है, उसके पास मेमोरी कम है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक नहीं करेगा जब तक उसमें मेमोरी उतनी ना हो जाए जितना उसके डेटा रिसीव करना है, ठीक है। ये टर्म्स यूज होता है। दूसरा 3 वे हैंड शेकिंग यूज करते हैं कहाँ पर, कनेक्शन मैनेजमेंट में। अब देखो क्या है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा, उसके बाद में सर्वर एक्नॉलेजमेंट होगा और क्लाइंट आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, और फिर इसके बाद में कनेक्शन को रिलीज कर देगा। और कब होगा, जब फाइनल होगा, सेट हो जाए किस पे, 1 पे, मतलब ऑल डेटा सेंड हो गया। जब तक 0 रहेगा तब तक इन्फॉर्मेशन सेंड होती रहेगी, और अगर 0 नहीं होगा 1 हो जाएगा तो मतलब कहने का मतलब सारा डेटा जो है सक्सेसफुली रिसीवर के पास पहुंच गया है और कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है। अब जो कंजेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो कंजेशन कंट्रोल ये क्या है कि ये लार्ज अमाउंट की बात करें तो कंजेशन कंट्रोल में आपको नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊंगा कि, और आपको कंजेशन कंट्रोल में उसमें लीकी बकेट और टोकन बकेट का कॉन्सेप्ट भी डालूंगा, तो इस स्लाइड को हम स्किप कर दे रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट एक टर्म यूज़ कर लो कि इसमें क्या है, कनेक्शन और द कंजेशन कंट्रोल भी यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था टाइम टू लिव कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो प्रोटोकॉल है, जो पैकेट है, उसका टाइम कितने टाइम तक वो रहेगा, कितने टाइम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर अब देखो यहाँ पर एक टर्म्स रहता है इंटीग्रिटी और वैलिडिटी ऑफ कनेक्शन,
कि जब तक कनेक्शन बना हुआ है तब तक रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। कीप टाइम एक्सपायर्स, जैसे ही एक्सपायर होगा वो पैकेट क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए किसी भी नेटवर्क में अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं। पहले वो जब हमारे पास टाइम टू लिव का कॉन्सेप्ट नहीं था तो फ्लोटेड मैसेज ऐसे इधर उधर घूमते रहते थे, जिससे वो कई बार वायरस का रूप ले लेते थे या फिर इसी तरह का फ्लड का कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगते थे, इसलिए कि ताकि नेटवर्क कनेक्शंस की या फिर चैनल्स की स्पीड को मेंटेन करके रखा जाए। उसमें हमने ये टर्मोलॉजी यूज़ की ताकि रिपीटिशन या डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए रीट्रांसमिशन टाइमर, अगर सपोज मान लो आपके पास में इंफॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट नहीं आया और जो एक्सपायर टाइम था, जो टाइम टू लिव था वो एक्सपायर हो चुका है, कनेक्शन जो पैकेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसके बाद तब तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो जैसे तब तक नहीं आएगा वो क्या करेगा, रीट्रांसमिशन करेगा उसका जो डेटा लॉस हुआ था एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पर। अब देखिए क्या परसिस्टेंट टाइमर की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, जो होस्ट है, देखो पॉज बाय द ईदर होस्ट और द सेंडर विंडो, कहने का मतलब ये है कि जो कभी कभी क्या होता है कि हम आईडीएम की बात करते हैं, हमने क्या किया, हमें डेटा हमें चेंज करना है, मतलब कहने का कनेक्शन चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं उसको पॉज कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। तो वो सेंडर साइड में हो सकता है और रिसीवर साइड में हो सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और जैसे ही 1 होती है दोबारा से डेटा उसी सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो रिज्यूम क्या करता है, रिज्यूम द सेशन और सेंड द डेटा लार्जर वैल्यू। ठीक है, टाइम वेट, इसमें क्या होता है, होल्ड एंड वेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और इसके बिहाफ पर जो होस्ट है वो उसका वेट करता है कि हाँ कि अब नहीं अब आ जाएगा, अब नहीं अब आ जाएगा, तो जब तक आता नहीं तब तक वो वेट करता रहता है। और अगर जैसे ही उसका टाइम एक्सपायर हुआ वो क्या करेगा, उस चीज़ को टर्मिनेट कर देगा, कंप्लीटली कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 240 सेकेंड्स। मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, टाइम आउट कितना हो सकता है, 4 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर की कोई क्वालिटीज़ हैं वो उनके बेसिस पे काम होगा। इसमें क्या है, पैकेट लॉस, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर कंजेस्टेड होगा, कंजेशन कंट्रोल नहीं होगा, और राउटर जो है और स्विचेस की बात करते हैं तो पैकेट को ड्रॉप नहीं करते हैं, तो पैकेट लॉस नहीं होगा। जिटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कंजेशन कम होगा, टाइम ड्रिफ्टिंग और राउटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिटर टाइम के यहाँ पर लेटेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, तो वो एक इफेक्टिवली वे में उसको सेंड हो रहा हो, उसकी इफिशिएंसी अच्छी हो। बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ आपको क्या प्रोवाइड कराता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब मीन ओपिनियन स्कोर की बात करते हैं तो इसको कहते हैं MOS। ये क्या करता है कि बेसिकली वॉइस के लिए या ऑडियो वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है। ये क्या करता है, 5 पॉइंट स्केल के बेसिस पे आपको हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे आप स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो उसमें होता है HD क्वालिटी होता है, अल्ट्रा HD क्वालिटी होती है। ठीक है, इस टर्म पे आपको वर्कआउट करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियोस को हमेशा पढ़ें और उसको देखें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के बिहाफ पर हम उसके रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच।